Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to continue the MCQ questions relating to your financial accounting. These questions have been taken from Professor P.C. Tulsian, who is my favorite professor और हमारे गुरुजी भी हैं. These questions are relating to the aspirants of CPT, CS Foundation and CMA Foundation. This book is especially, Professor P.C. Tulsian's book is especially for the students of competitive examinations. In spite of this, these questions are very essential for interview sessions as well as BCom, BBA, BCA, MBA, UPPCL, TGT, PGT, and banks, etc., accountants examinations, MCOM entrance examinations. Such type of examinations can be conducted with the help of following MCQs. And this book is referred to the competitive examinations aspirants. Dear students, I am going to start this question of MCQ without having any loss of time. The first question is, in a double entry system of bookkeeping, every business transactions, first of all, it is very essential that all of the business transactions are to be included in double entry system. केवल business transactions ही होने चाहिए, no any personal transactions will be included. And Mr. Lucas Pacioli wrote this book double entry system in 1494. He was from Italy, and this double entry system concept is always depends on two accounts. Means दो accounts जब तक नहीं होंगे, no any transaction can be made. So therefore for a transaction it is very essential to have a two accounts. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डबल एंट्री सिस्टम जो बुक कीपिंग का है सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट करते हैं दो अकाउंट्स को, यानी आपका आंसर जो होना चाहिए वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेबिट मीन्स अब जब तक आप ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक डेबिट मीन्स का करेक्ट आंसर नहीं पा सकते. क्यों? क्योंकि मिस्टर ल्यूकस पेसियोली जी ने डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं बताया है, और जबकि भारतीय बही खाता पद्धति में डेबिट और क्रेडिट नाम ही नहीं है, वहां पर नाम पक्ष और जमा पक्ष दो दिए हुए हैं. तो नाम पक्ष और जमा पक्ष को डेबिट क्रेडिट से डिनोट किया गया है. इन केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम डेबिट मीन्स, तो डेबिट कब होगा, यहाँ आपको ये देखना है कि डेबिट किस समय होगा. तो किस समय होगा? जब इंक्रीज इन एसेट्स होगी या इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगी या डिक्रीज इन एसेट्स होगा या इंक्रीज इन प्रोप्राइटर्स इक्विटी होगा. तो अब आपको यहाँ पर देखना है डेबिट मीन्स, तो फर्स्ट आपको फार्मूला गोल्डन रूल का बताया गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, प्रोप्राइटर्स इक्विटी है पर्सनल अकाउंट. तो और बाकी सभी जो भी दिए हुए हैं वो एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं. तो एसेट्स रियल अकाउंट का पार्ट होता है. रियल अकाउंट में बताया गया डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स इंक्रीजेज एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट मीन्स डिक्रीजेज. तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, एन एसेट एन इंक्रीज इन एसेट्स, इफ एसेट्स आर इंक्रीजिंग इट मीन्स दे आर टू बी डेबिटेड, एंड इफ लाइबिलिटीज आर increasing it means liabilities have been credited, right? And proprietor's equity, that would also be credited. And decrease in assets always form a credit transaction. If assets are sold, तो in such circumstances assets will be decreased. तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होना चाहिए ए, एन इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स पर डेबिट होगा. डेबिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स या डेबिट मीन्स एक्सपेंसेज, लॉसेज एंड रिसीवर, राइट? ये दिमाग में अपने रखें क्योंकि आपको डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ाया गया डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट रिसीवर होगा. डेबिट व्हाट कम्स इन या इंक्रीज और एंड
रियल अकाउंट ऑलवेज इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स विच आर एग्जिस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस में जो कुछ भी है वो सभी आपके पार्ट होते हैं रियल अकाउंट के, राइट। तो रियल अकाउंट जब कभी भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट मीन्स एन इंक्रीज इन एसेट्स। इट मीन्स कि इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स जब बढ़ेगी, तो जब इंक्रीज बढ़ेगी तो उस समय पर एसेट्स को डेबिट होना चाहिए। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, दिस आंसर में भी, ये आंसर हो सकता है क्योंकि क्रेडिट में जो लाइबिलिटीज हैं दैट आर ऑलवेज क्रेडिट, तो दिस क्रेडिट विल बी इंक्रीज्ड व्हेन दे आर अगेन क्रेडिट एंड द लाइबिलिटीज व्हेन डेबिटेड इट मीन्स दे आर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी थर्ड का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, डेबिट मीन्स एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। क्या यह सही है? क्रेडिट मीन्स डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट्स, क्या ये सही है? या डेबिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स। अब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से बताना है कि क्या हो सकता है। तो जैसे कि अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है आपको और अच्छी तरह से डिस्कशन भी कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने डेबिट और क्रेडिट का अच्छा डिस्कशन किया है। यहाँ पर डेबिट मीन्स एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी गलत हो गया। लाइबिलिटी जब भी डेबिट होगी तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट मीन्स डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो जब लाइबिलिटी को आप क्रेडिट करेंगे तो दैट विल इंक्रीज, यानी ये भी ऑप्शन आपका बी भी गलत है। सी, डेबिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स, ये भी गलत हो गया तो क्योंकि जब भी एसेट्स को आप डेबिट करेंगे तो दैट विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत है। क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, डी। और ई है नन ऑफ दीज, तो बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दीज, यानी ई ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑल ए बी सी डी आर टोटली रॉन्ग। यहाँ पर आप इसे एक बार नहीं कई बार एनालाइज कीजिए तब आपको समझ में आएगा। जो हमारे 11th के बच्चे हैं, अभी नए नए कॉमर्स में आए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। नेक्स्ट देखें, जर्नल इज अ बुक ऑफ। जर्नल कौन सी बुक है? तो जैसे कि आपको बुक्स की श्रृंखला में बताया गया कि सबसे पहले डेली बुक होती है, फिर जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, तो 4 बुक्स तो होते हैं। अब डेली बुक्स को कोई भी बुक्स नहीं कंसिडर किया जाता, दैट इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड देयर आफ्टर अकाउंटेंसी स्टार्टेड। तो यहाँ पर ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल बुक इज क्या मान लेंगे? इसी को ओरिजिनल एंट्री मान लेंगे। तो यहाँ पर अकाउंटेंसी का पार्ट जो होगा वो ए पार्ट, सॉरी आपका ये ए आंसर विल बी द करेक्ट ए फर्स्ट। लेजर बुक क्या है? लेजर जर्नल के तुरंत बाद आता है, तो जर्नल के बाद तो क्या हो गया? सेकेंडरी एंट्री होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 6 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड 7th क्वेश्चन अब आप देखें। 7th क्वेश्चन में दिया है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल। जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, बी ऑप्शन, यानी जर्नल को जर्नलाइजिंग और लेजर को पोस्टिंग कहते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखें, लेजर को पोस्टिंग और जर्नल को जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट देखें, एल एफ मीन्स लेजर फॉलो एज वी प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर एल एफ लेजर फॉलो एंड अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। इस टाइप से डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट कितने कितने कॉलम हो गए? डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, यानी 5 कॉलम्स होते हैं। तो ये 5 कॉलम्स हमेशा याद रखें आप कि अगर ये क्वेश्चन चेंज होकर के भी आ सकता है कि इन केस ऑफ जर्नल द ट्रांजेक्शंस द फॉर्मेट हैज
फॉर्मेट हैज 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, 6 कॉलम्स, सो ऑन, राइट। तो अब आपको कितना बताना है, 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर बताया गया 8 नंबर क्वेश्चन में लेजर फोलियो, दैट इज लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम, कब इसे भरा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल एंट्रीज को जर्नलाइज कर देते हैं, देयर आफ्टर ईच एंट्रीज आर पोस्टेड टू द लेजर। अब लेजर में आप कहाँ ले गए हैं, किस पेज संख्या पर ले गए हैं, पोस्टिंग करते समय पर आपको पता चलता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग द जर्नल कॉलम, जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, यानी लेजर फोलियो का जो कॉलम होता है दैट इज फुलफिल्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। ऑलवेज मेमोराइज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसको आप खुद पढ़ें पहले। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू चेंज इन अ पर्टिकुलर आइटम एट वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, यानी कि जब आप फॉर्म ऑफ अकाउंट दूसरे जगह पर ले जाते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये प्रोसेस कौन सा है, यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू चेंजेज इन अ पर्टिकुलर आइटम एट द टाइम एट वन प्लेस इन इन फॉर्म ऑफ एन अकाउंट, किसी को अकाउंट के फॉर्म में ले जा करके आप जर्नल एंट्री को भेजते हैं। तो जब आप जर्नल एंट्री से आप कहीं पर अकाउंट के फॉर्म में ले जा रहे होते हैं तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं, लेजर अकाउंट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, सी, यानी दैट इज पोस्टिंग। नेक्स्ट देखें, द वर्ड टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एंड बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड आर रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर कॉलम। तो सपोज कीजिए बच्चों, देखें, ये जब हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट, राइट, फिर से डेट, पर्टिकुलर और एलएफ अमाउंट क्रेडिट, राइट, दिस कॉलम इज प्रिपेयर्ड। इफ देयर इज ओल्ड बैलेंसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, उसी पर्टिकुलर अकाउंट का अगर पहले से बैलेंस है, जैसे ऊपर आप कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन केस आप कैश अकाउंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश अकाउंट में आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी बी एफ, टू बैलेंस बी डी, या अगर आप कोई लाइबिलिटी का पार्ट ले रहे हैं तो बाई बैलेंस बी डी करके उसके ओल्ड बैलेंसेज को लेकर के न्यू बैलेंस में आएंगे। तो व्हेन बुक्स आर प्रिपेयर्ड, जब बुक्स यानी पोस्टिंग लेजर अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो उस समय पर ओपनिंग एंट्रीज को हम यहाँ पर ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए बी। और नेक्स्ट देखें 11th नंबर क्वेश्चन, द वर्ड्स टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड आर रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर कॉलम एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ कब आप रिकॉर्ड करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ एन एंट्री अदर देन ओपनिंग एंट्री, या जर्नल करते समय, या बैलेंसिंग करते समय, या कैरी फॉरवर्ड करते समय। तो बेटा यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो आपको करेक्ट इंडिकेट कर रहा हो। तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन डी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड टू द अमाउंट टू द पर्टिकुलर अकाउंट विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी द वर्ड टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या बाई बैलेंस फॉरवर्ड, बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, इट विल बी कैरी फॉरवर्डेड, द अमाउंट कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, while balancing an account in case of debit balance, the words by balance CD are recorded in a particular column of an account. तो बाई जब आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं
तो डेबिट साइड में आपके टू बैलेंस CD लेते हैं और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD एंड देयर आफ्टर इन व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड to reopen the account at the next session, तो that will be to balance BD या बाय बैलेंस BD, राइट। तो बाय बैलेंस CD को टू बैलेंस BD में ले जाएंगे और टू बैलेंस CD को बाय बैलेंस BD करके लेकर आएंगे। तो ये आपके लेजर अकाउंट का पार्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन में 12 नंबर में आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए क्योंकि बाई क्रेडिट साइड में आता है, राइट। नेक्स्ट देखें, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज। तो बैलेंस ऑफ अकाउंट इज ऑलवेज नोन, बैलेंस ऑफ अकाउंट बैलेंस कहाँ पर होगा, व्हेन राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड। तो राइट हैंड साइड का बैलेंस डेबिट साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस CD, एंड इफ लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड तो वहां पर आप लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए बी, यानी जब आपका यहाँ पर बताया द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज हायर। तो जो हायर होता है उसी के नाम से हम जानते हैं। इट मीन्स अगर क्रेडिट हायर है तो क्रेडिट बैलेंस कहा जाएगा और अगर डेबिट हायर है तो डेबिट बैलेंस कहा जाएगा, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा। हमारे जो CPT के बच्चे हैं वो विशेष ध्यान दें क्योंकि आगे इसी अकाउंट से आपको खेलना है। नेक्स्ट देखें, while balancing an account the balance of an account is recorded on side which is। तो balancing an account the balance of an account is recorded at the side, किस साइड में रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ अकाउंट। इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो बैलेंस ऑफ अकाउंट कहाँ होगा, जहां शॉर्टर होगा, जहां पैसे कम पड़ेंगे वहां पर। तो यहाँ पर आंसर आपका ए होना चाहिए क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है। तो जिधर कम होता है उधर ही हम टू बैलेंस CD करके रख देते हैं और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस CD, राइट। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाइल बैलेंसिंग एन अकाउंट द बैलेंस ऑफ अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द साइड विच इज। तो बैलेंस ऑफ अकाउंट किधर के साइड में किया जाता है, जिधर शॉर्टर होता है। इफ क्रेडिट इज शॉर्टर तो क्रेडिट साइड में, इफ डेबिट इज शॉर्टर तो डेबिट साइड में आपको रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एंड नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। तो बेटा अब आपको हम जब गोल्डन रूल पढ़ाए हैं तो गोल्डन रूल में जरा एक बार हमारा वीडियो बैक करके देखिएगा, वहां पर लेक्चर 1 दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर एक अकाउंटिंग फॉर 11th 12th लिखा हुआ है, वहां लेक्चर 1 2 3 4 5 बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। उस लेक्चर को एक बार आप सुने, आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं और इन तीनों अकाउंट्स में आपको देखना होता है कि बैलेंसिंग कहाँ पर किया जाता है। तो बैलेंसिंग बेटा पर्सनल का होगा क्योंकि वहाँ रिसीवर गिवर पता करना है, और रियल अकाउंट का बैलेंसिंग होगा क्योंकि वहाँ हमें पता करना है कि बैलेंस क्या है एसेट्स का। और नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसिंग हम नॉर्मली नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि these accounts are opened to close it. If such expenses will not occur in the next year, no account will be opened. तो इनके बैलेंसेज को हम केवल ट्रायल बैलेंस तक सीमित रखते हैं, इसके बाद नहीं होता, राइट। बाकी सभी बैलेंसेज कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट। तो अब आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। और नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखें, द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस किसका हो सकता है, अब आप देखें नॉर्मली, यानी कि इन केस ऑफ हाइब्रिड ट्रायल बैलेंस, अगर आप ट्रायल बैलेंस हाइब्रिड वे से देख रहे हैं तो वहां पर हम आपको बताए हैं कि क्रेडिट बैलेंस होता है किसका, रिसीट्स का, इनकम का, लायबिलिटीज का, प्रॉफिट्स का, राइट। यानी प्रॉफिट्स, इनकम, रिसिप्ट्स और लायबिलिटीज। और डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का, एक्सपेंसेज का, लॉसेज का और
और किसका, लाइबिलिटी, एसेट्स, लॉसेज, एक्सपेंसेज, ये सभी डेबिट बैलेंस होते हैं परचेजेज का, राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन 16 में है द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो कैरेज इनवर्ड इज वन ऑफ एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड इज ऑल्सो एक्सपेंस, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न है, डेबिट होता है, एंड रिटर्न आउटवर्ड इज अ क्रेडिट बिकॉज दिस इज परचेज रिटर्न, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। नेक्स्ट देखिए द फॉलोइंग अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड। कौन सा किसका बैलेंस नहीं किया जाता, नॉमिनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का हमेशा बैलेंसिंग करते हैं। अब 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन आप सभी को जर्नल एंट्री करके देख लें, बस कैश ट्रांजेक्शन पता चल जाएगा। गुड सोल्ड, तो यहाँ पर 100% कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया है। एंड बी पार्ट है सोल्ड गुड्स टू राम, तो राम डेबिट टू सेल्स होगा। एंड सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, तो राम डेबिट टू सेल्स होगा। गुड सोल्ड टू राम ऑन अकाउंट, ये भी राम डेबिट टू सेल्स होगा, राइट। तो यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट होना चाहिए, जहां पर कुछ भी नहीं दिया है फिर भी दिस इज अंडरस्टूड, ये समझना है आपको कि अगर पार्टी को उधार बेचा गया होता तो पार्टी का नाम आता, लेकिन पार्टी को क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, गुड सोल्ड इट मीन्स कैश सोल्ड, राइट। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर फिर से आपसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन से ही पूछा गया है, और दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सा है, गुड सोल्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर भी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, यहाँ पर भी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। तो बेटा ये 3 ट्रांजेक्शन तो ऐसे हो गए जो कैश से हैं ट्रांजेक्शन, और डी पार्ट सोल्ड गुड्स टू राम यानी राम डेबिट टू सेल्स होगा। तो अब यहाँ पर क्रेडिट सेल हो गया। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, परचेज ऑफ फर्नीचर इज, तो फर्नीचर इज वन ऑफ द एसेट्स एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रियल अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, फर्नीचर ही एसेट्स है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो फर्नीचर यहाँ पर दिया है एक्सपेंस है, बिल्कुल नहीं है, लॉसेज है, नहीं है, एसेट्स है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, राइट। तो आज के वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहें, आगे हम एमसीक्यूज क्वेश्चन 1000 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीएस फाउंडेशन की कर रहे हैं, सीएमए की कर रहे हैं, या टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएल एसेट्रा, ये सभी बच्चे हमारे साथ बने रहें। हम बहुत ही एसेंशियल ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। थैंक यू। Good.